पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, फास्ट कूलिंग डाउन ऑफ 500 मेगावाट स्टीम टरबाइन। मींस आप स्टीम टरबाइन को फास्ट कूलिंग कैसे कीजिएगा, तो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू होने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फास्ट कूलिंग मेथड ऑफ 500 मेगावाट स्टीम टरबाइन। जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है, टरबाइन आपका जब ट्रिप करता है तो उस समय आपका एचपी शाफ्ट टेम्परेचर और एचपी केसिंग टेम्परेचर कितना रहता है? अप्रोक्सीमेट 430 से 435 डिग्री सी रहता है टेम्परेचर को। और इस टेम्परेचर से और आपका टरबाइन बारिंग से आप आउट कब करते हैं? जब बारिंग से आउट टरबाइन को कब करते हैं? जब आपका टेम्परेचर 120 डिग्री सी से कम हो जाता है। 120 डिग्री सी से कमेगा तभी आप टरबाइन को बारिंग गियर से आउट कर सकते हैं। तो 530 से 120 तक लाने में सपोज कीजिए कितना टाइम लगेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में आपका टेम्परेचर रिडक्शन रेट थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और इधर 530 है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट का लॉस ज्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि टेम्परेचर का जो रिडक्शन रेट होता है बहुत कम हो जाता है। 2 से 3 डिग्री सी पर आवर मिलेगा। मींस आपको 24 आवर्स में 50 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर रिडक्शन मिलेगा। आप इस रेट से पता कर लीजिए कि अगर आपका आज के डेट में अगर टरबाइन ट्रिप किया है तो कितना टाइम लगेगा बारिंग से आउट होने में। क्योंकि बारिंग से आउट होगा तभी आप टरबाइन में कुछ उसका मेंटेनेंस वर्क कीजिएगा। तो मेंटेनेंस वर्क करने के लिए आपको बारिंग से आउट होना चाहिए। और बारिंग आउट होने का क्राइटेरिया कितना है कि जब एचपी शाफ्ट टेम्परेचर 120 डिग्री सी पहुंचेगा तभी आप उसको बारिंग से आउट कीजिएगा। तो जब आपका 1 डे में 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर से रिड्यूस हो रहा है तो अप्रोक्सीमेट आपको 400 डिग्री से रिड्यूस करना है। और 400 डिग्री से रिड्यूस करने का मतलब है 7 डेज, 7 से 8 डेज लग जाएगा आपको बारिंग से आउट होने। और तब तक आप उसको आराम से सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि आपको कुछ काम तो करने पाइएगा क्योंकि आपका टरबाइन तो बारिंग से में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्ट कूलिंग डाउन मेथड रखे हुए हैं कि फास्ट कूलिंग मेथड का हम लोग यूज करके जो टरबाइन का जो शाफ्ट का जो टेम्परेचर रिडक्शन रेट है वो हम लोग फास्ट कर सकते हैं। इस मेथड के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यान से इसको देखिए। यह फास्ट कंट्रोल्ड मेथड है। फास्ट कंट्रोल्ड मेथड है कि आपको टरबाइन के इंटरनल कंपोनेंट में थर्मल स्ट्रेस भी क्रिएट ना हो, उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो थर्मल स्ट्रेस भी क्रिएट ना हो। ठीक है, आपको टीएससी लोअर मार्जिन भी देखना है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन भी देखना है, वाइब्रेशन भी देखना है। सारा पैरामीटर को देखते हुए आपको फास्ट कूलिंग डाउन प्रोसेस करना है ताकि आपको मेंटेनेंस वर्क में टाइम मिल जाए। आप 7 डे नॉर्मल कूलिंग कीजिएगा तो 7 डे लगेगा। 7 डे तक आप कुछ मेंटेनेंस कर नहीं सकते हैं, तो आपको मेंटेनेंस टाइम को कम से कम उसको टाइम लगे ताकि आपको मेंटेनेंस उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये चीज है कंट्रोल्ड फास्ट कूलिंग ऑफ टरबाइन ड्यूरिंग शट डाउन फॉर ओवरहॉलिंग वर्क। ओवरहॉलिंग वर्क के लिए विदाउट स्ट्रेसिंग टरबाइन इंटरनल कंपोनेंट is done to reduce cooling period time and to take up maintenance work at the earliest possible time. मीन्स आपको मेंटेनेंस वर्क फास्ट टाइम में आप स्टार्ट कर सके और कूलिंग टाइम को आपको रिड्यूस कर सके, इसके लिए आपको फास्ट कूलिंग डाउन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लीजिए कि आपको टरबाइन का शेड्यूल दिया गया कि आपको
12:00 आवर से टरबाइन को ट्रिप कराना है, 00 आवर से। तो जो भी आपको शेड्यूल टाइम मिला है उससे 6 से 7 आवर पहले से आपको क्रैंक प्रोसीजर शुरू कर देना है। आपको क्या करना है कि लोड जो है, लोड रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए एंड मेन स्टीम टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। पहले क्या कीजिए, आप 5 से 6% लोड रिड्यूस कीजिए, देन आप मेन स्टीम टेम्परेचर को भी रिड्यूस कीजिए। दोनों पैरेलल नहीं करना है, मीन्स ऐसा नहीं कि लोड पे में भी रिड्यूस कमांड दे दिए और साथ में टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर दिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको लोड रिड्यूस करने में आपको क्या क्या चीज देखना पड़ता है। टीएससी लोअर मार्जिन देखना है, टीएससी लोअर मार्जिन आपको देखना है कि मार्जिन आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं लोड रिड्यूस करने के लिए। दूसरा डिफरेंशियल एक्सपेंशन भी आपको देखना है, शाफ्ट वाइब्रेशन देखना है, शाफ्ट वाइब्रेशन कैसा चल रहा है, एक्सियल शिफ्ट भी आपको देखना है टरबाइन का। अगर आप दोनों साथ में करते हैं तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर, मेन स्टीम टेम्परेचर जो होता है वो आपको लोड के कारण आप इसको घटाए और ज्यादा इसको घटा के आपका याद रखिए कि मेन स्टीम टेम्परेचर पे ट्रिपिंग का 480 डिग्री सी पे, 480 डिग्री सी जैसे आपका मेन स्टीम टेम्परेचर हुआ तो ट्रिप करा देगा यूनिट को। तो इसको अवॉइड करना है के लिए आपको सबसे पहले लोड को रिड्यूस करना है। लोड रिड्यूस हुआ फिर आपको सेट पॉइंट को भी रिड्यूस करना है। तो मेन स्टीम टेम्परेचर रिड्यूस करने का जो रेट है वो 2 से 3 डिग्री सी पर मिनट होना चाहिए, मतलब इसी रेट से आपका मेन स्टीम टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे लोड भी घटाएंगे, मेन स्टीम टेम्परेचर का सेट पॉइंट को भी कम करते हुए हम लोग इसका मेन स्टीम टेम्परेचर भी घटाएंगे। मेन स्टीम टेम्परेचर इसलिए घटाते हैं कि आपका मेन स्टीम टेम्परेचर घटाइएगा तो एचपी शाफ्ट और एचपी केसिंग टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। तो आपको ये करना है कि टरबाइन ट्रिपिंग से पहले आपको लोड को धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए, उसके बाद आपको एमएस टेम्परेचर को भी धीरे धीरे रिड्यूस करना है। उसका रेट 2 to 3 डिग्री पर मिनट होना चाहिए, उसी रेट से आपको रिड्यूस करते जाना है। यहाँ पे एक चीज और क्या देखना है, जब लोड रिडक्शन के टाइम आपको क्या क्या करना है। तो आपको लोड रिड्यूस करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एमएस टेम्परेचर भी रिड्यूस करना है। आपको इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि एचपीटी जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, एचपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर should not be less than the saturation temperature corresponding to the HPT एग्जॉस्ट प्रेशर। मींस आपका जो एचपीटी एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है और उसमें मान लीजिए कि आपका एचपीटी का एग्जॉस्ट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा उससे इसका टेम्परेचर एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए ताकि आपको डिटरमिनेंटल कूलिंग इफेक्ट ना आ जाए। मान लीजिए कि आपका सीआरएस प्रेशर, जगह आपका एचपीटी एग्जॉस्ट प्रेशर मतलब सीआरएस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, ठीक है, इस सैचुरेशन टेम्परेचर से एचपीटी एग्जॉस्ट टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसी सब को ध्यान में रख के आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है कि ये एग्जॉस्ट टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कि टीएससी लोअर मार्जिन को भी आपको देखते रहना है, क्योंकि लोड घटाने में आपको लोअर मार्जिन देखते हैं और लोड बढ़ाने में आपको अपर मार्जिन देखते हैं। तो लोअर मार्जिन को भी देखना है आपका लोअर मार्जिन मिल रहा है कि नहीं। अगर लोअर मार्जिन नहीं मिलेगा तो आपको लोड रिड्यूस करने के लिए देगा ही नहीं, परमिशन ही नहीं देगा। फिर आपको वाइब्रेशन देखना है कि वाइब्रेशन तो नहीं है। दूसरा डिफरेंशियल एक्सपेंशन भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको लोड रिड्यूस करना है और उसके बाद आपको एमएस टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना है और ये तब रिड्यूस करते रहना है। और आपको जितना कम से कम लोड ले जा सकते हैं उस लोड को एक सेफ
ऑपरेशन पैरामीटर को देखते हुए लोड को रिड्यूस कीजिए, जितना लो से लो जा सकते हैं। उसके बाद टरबाइन को ट्रिप करा दीजिए। टरबाइन ट्रिप हो गया। टरबाइन ट्रिप होने के बाद उसका जो कॉस्टिंग डाउन टाइम नोट कीजिए कि कितना कॉस्टिंग डाउन टाइम में वो रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद उसमें देखिए कि लॉजिक के हिसाब से उसका जो एओपी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, जीओपी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और फिर बारिंग गियर जो वाल्व है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, ये चीज आपको देखना है। तो देखिए एओपी स्टार्ट होने का क्या है आरपीएम, 2850 आरपीएम पे आपका एओपी स्टार्ट हो जाना चाहिए। जीओपी स्टार्ट होने का क्राइटेरिया क्या है, 510 आरपीएम पे आपका जीओपी स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो बारिंग गियर का वाल्व जो है 210 आरपीएम पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। इसको आप लोगों ने देख लिया। मान लिया आपका टरबाइन बारिंग गियर पे आ गया। बारिंग गियर पे आने के बाद आपको अब क्या करना है कि नेचुरल कूलिंग पहले करना है। नेचुरल कूलिंग करना है। नेचुरल कूलिंग आपको फास्ट कूलिंग अभी नहीं करना है, अभी पहले आपको नेचुरल कूलिंग करना है। नेचुरल कूलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी आपका टरबाइन का जो माल ड्रेन है वो एसएलसी उसका ऑन होना चाहिए। माल ड्रेन उस लॉजिक के हिसाब से जितना भी माल ड्रेन है वो सारा माल ड्रेन ओपन हो जाना चाहिए, और माल ड्रेन का जो आइसोलेटिंग वाल्व है वो ओपन होना चाहिए। आपका जितना सीआरएच एनआरबी का जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन है, माल ड्रेन है, ये जितना भी एक्सट्रैक्शन वाल्व का जो है आपका माल ड्रेन, सब का सब ओपन हो जाना चाहिए। नेचुरल कूलिंग में आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेचुरल कूलिंग में आपको देखना है, नेचुरल कूलिंग में कि माल ड्रेन सब ओपन हुआ है कि नहीं, एक्सट्रैक्शन वाल्व का सब ड्रेन ओपन हुआ है कि नहीं, सीआरएच एनआरबी का एटमॉस्फेरिक ड्रेन ओपन हुआ है कि नहीं। उसके बाद जो मेन स्टॉप वाल्व है, मेन स्टॉप वाल्व आपका कहां पे, बॉयलर जो है ड्रम फ्लोर पे, मेन स्टॉप वाल्व पूरा कंप्लीटली टाइट होना चाहिए, और उसका जो बाईपास वाल्व है आईबीवी ये भी पूरा बंद होना चाहिए, ताकि यहां से स्टीम जो है वो टरबाइन की तरफ पास ना करे, कंप्लीट बंद होना चाहिए। थर्ड आपको क्या देखना है कि एचपी बाईपास का जो स्प्रे वाल्व है वो क्लोज होना चाहिए। एचपी बाईपास का जो स्प्रे वाल्व है वो पूरा आपका क्लोज होना चाहिए। फोर्थ आपको क्या देखना है कि इसमें कि आपका जो जितना भी एचपी हीटर है और एलपी हीटर है, इसमें जो एक्सट्रैक्शन लाइन है, जो एक्सट्रैक्शन लाइन है वो कंप्लीटली बंद, क्लोज होना चाहिए। मींस आपको इसमें कोई भी ड्रिप नहीं बनना चाहिए, ड्रिप बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आपको ये सब इंश्योर करना है। एसपी हीटर और एलपी हीटर का एक्सट्रैक्शन वाला कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए, कोई भी इसमें ड्रिप नहीं बनना चाहिए। ये सारा चीज आप देख लीजिए इसमें। फिर आपको क्या देखना है इसमें कि सीडब्ल्यू पंप, एक सीडब्ल्यू पंप और एक सीईपी पंप रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ये मैं सर बता रहा हूं नेचुरल कूलिंग का में आपको क्या क्या देखना है। एक सीईपी पंप और एक सीडब्ल्यू पंप चलना चाहिए, और आपको एलपीटी एग्जॉस्ट फूड टेम्परेचर भी देखना है। ठीक है, एलपीटी एग्जॉस्ट फूड टेम्परेचर को भी आपको देखते रहना है। तो नेचुरल कूलिंग में आपको ये सब सारा चीज देखते रहना है। उसके बाद जैसे ही एचपी साफ टेम्परेचर 300 डिग्री सी आ गया, इसके बाद आपको फास्ट कूलिंग करना है। स्टार्टिंग में आपको फास्ट कूलिंग नहीं करना है। जब इसका टेम्परेचर एचपी साफ टेम्परेचर 300 डिग्री सी आप पहुंच गया है, तब आप फास्ट कूलिंग प्रोसेस के आप जा सकते हैं। ठीक है, और लोकल कूलिंग में आपको जो लूब ऑयल टेम्परेचर जो है, टरबाइन लूब ऑयल टेम्परेचर भी आपको 45 डिग्री सेट कर देना है, ताकि उसका शाफ्ट का कूलिंग हो सके। ठीक है, वैक्यूम ब्रेकर जो है उसको ओपन कर देना, वैक्यूम ब्रेकर को ओपन कर देना है। ये ओपन कब करेंगे, जब रीहीट कॉइल जो है पूरा कंप्लीटली इवैक्यूएटेड हो जाए, तो वैक्यूम ब्रेकर को भी ओपन कर देना है। लोअर टेम्परेचर को 45 डिग्री पे सेट कर देना है। तो ये सारा चीज आपको नेचुरल कूलिंग में देखना है। नेचुरल कूलिंग में देखने के बाद, नेचुरल कूलिंग हमको तब तक करना है
जब तक कि HP साफ टेम्परेचर 300 डिग्री सी पे नहीं आ जाए। जैसे 300 डिग्री सी पे आ गया, अब हमको फास्ट कूलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। उससे पहले फास्ट कूलिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको फास्ट कूलिंग 300 डिग्री सी के बाद ही करना है। क्यों? अगर आप स्टार्टिंग में नेचुरल कूलिंग या फास्ट कूलिंग कर दीजिएगा तो थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, ग्लैंड डैमेज हो सकता है, आपको उसमें जो है डिफरेंशियल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ सकता है। तो उस सब को अवॉइड करने के लिए एक दिया गया है OEM की तरफ से कि 300 डिग्री सी आ जाए तभी आप नेचुरल कूलिंग जो है बंद कीजिए, फिर फास्ट कूलिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं फास्ट कूलिंग प्रोसेस में क्या है। कंडीशन फॉर कंट्रोल्ड फास्ट कूलिंग। कंडीशन क्या है कंट्रोल फास्ट कूलिंग का? पहला कंडीशन तो है कि HP शाफ्ट या HP केसिंग टेम्परेचर 300 डिग्री से पे आ गया, तभी आप फास्ट कूलिंग पे जा सकते हैं। सेकंड क्या है कि टरबाइन आपका बारिंग गियर पे हो, टरबाइन आपका बारिंग गियर पे हो, ठीक है। और बारिंग गियर के साथ साथ ही आपका HP स्टॉप वाल्व, HP कंट्रोल वाल्व, IP कंट्रोल वाल्व, IP स्टॉप वाल्व सभी क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया है इसका फास्ट कूलिंग का कि जितना भी अब माल ड्रेन है वो सभी ओपन कंडीशन में होना चाहिए, और उसका जो मैनुअली आइसोलेटिंग वाल्व है वो ओपन होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर आपको फुलफिल हो गया, देन यू कैन गो फॉर फास्ट कूलिंग मेथड। एक्टिविटी टू बी डन फॉर कंट्रोल्ड फास्ट कूलिंग डाउन मेथड। आपको क्या क्या आप कंट्रोल फास्ट कंट्रोल जो आप करेंगे कीजिएगा, उसमें क्या क्या आपको एक्टिविटी करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका स्टॉप वाल्व है, HP स्टॉप वाल्व है, स्टॉप वाल्व और IP स्टॉप वाल्व, चारों स्टॉप वाल्व को आपको टेस्ट वाल्व को गैग कर देना है ताकि ये ओपन ना हो। फर्स्ट एक्टिविटी आपको करना है कि ऑल 4 स्टॉप वाल्व शुड बी इन गैग कंडीशन, क्लोज कंडीशन में आपको गैग होना चाहिए बाय यूजिंग द टेस्ट वाल्व। टेस्ट वाल्व का यूज करके आपको चारों स्टॉप वाल्व को क्लोज कर देना है। सेकेंड आपको क्या करना है कि CRH NRV का जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन वाल्व है उसको ओपन कर देना है। CRH NRV का जो ओपन एटमॉस्फेरिक वाल्व जो ओपन कीजिएगा, उसमें चेक कीजिएगा कि वो कहीं चॉकिंग कंडीशन में तो नहीं है। अगर वो चॉक कंडीशन में अगर आपको मिलता है तो उसको आपको वाल्व से पहले तक कट कर देना है, और आप उसके ओपन एंड को फाइन मेश वायर से क्लोज कर देना है ताकि कोई फॉरेन मटेरियल उस ट्यूब के अंदर इंग्रेस ना करके उसको चॉक ना कर दे, तो उसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है। थर्ड एक्टिविटी आपको क्या करना है कि माल ड्रेन देखिए क्या, माल ड्रेन 11, माल ड्रेन 12, माल ड्रेन 22, माल ड्रेन 31 एंड माल ड्रेन 32। याद रखिएगा 11, 12, 22, 31 एंड 32 ये सभी ओपन कंडीशन में होना चाहिए, और इसका आइसोलेटिंग वाल्व भी ओपन कंडीशन में होना चाहिए। तो देखते हैं कि माल 11 क्या है। माल 11 जो है HP कंट्रोल वाल्व 1 का जो अप स्ट्रीम ड्रेन वाल्व है। माल 12 क्या है कि HP कंट्रोल वाल्व 2 का अप स्ट्रीम ड्रेन वाल्व है। माल 22 क्या है, HPT टरबाइन का जो आउटर केसिंग का ड्रेन वाल्व है। माल 31 क्या है, IP कंट्रोल वाल्व 1 का डाउन स्ट्रीम ड्रेन वाल्व है। माल 32 क्या है, IP कंट्रोल वाल्व 2 का डाउन स्ट्रीम ड्रेन वाल्व है। ठीक है। ये सभी ड्रेन वाल्व जो है, पांचों ड्रेन वाल्व ये ओपन कंडीशन में होना चाहिए, और इसका आइसोलेटिंग वाल्व जो मैनुअल वाल्व है वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि माल 65, याद रखिए ये CRH NRV का माल ड्रेन वाल्व है 65, ये क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, और इसका आइसोलेटिंग वाल्व भी क्लोज कंडीशन में होना चाहिए। ये क्लोज क्यों रखते हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है। वैक्यूम पंप स्टार्ट करने से पहले इसका जो ग्लैंड एरिया है, ग्लैंड एरिया, ये सब ग्लैंड एरिया है, ये सभी जो ग्लैंड एरिया है ये सभी एरिया क्लीन करवा दीजिए, ताकि यहां से कोई फॉरेन मटेरियल इसके अंदर इंग्रेस ना हो जाए। तो ग्लैंड एरिया शुड बी क्लीन।
टू अवॉइड द इनग्रेस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स इनसाइड द टरबाइन। ये पूरा एरिया आपको क्या करना है, क्लीन करवा देना है। फिर आपको क्या करना है कि अब आपको वैक्यूम पंप चलाना है। वैक्यूम पंप चला के आपको वैक्यूम को 0.7 kg/cm² तक ले जाना है वैक्यूम को। और आपको टरबाइन का जो एचपी शाफ्ट टेम्परेचर का जो डिक्रीजिंग रेट है वो 5 से 6 डिग्री सी पर आवर तक रखना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है इतना टेम्परेचर घटने का, तो फिर आप वैक्यूम को थोड़ा सा और आपको रिड्यूस करना है। वो रिड्यूस करके आपको 0.5 तक लाना है। ठीक है, ये कहां से आप रिड्यूस कीजिएगा मेंटेन, तो एचपी कंट्रोल वाल्व 1 एंड एचपी कंट्रोल वाल्व 2 को मॉड्यूलेट करके वैक्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। ठीक, इसका पहले हम लोग कूलिंग पाथ देखते हैं, कैसे ये कूलिंग होता है, फिर हम इसको देखते हैं। देखिए इसका कूलिंग पाथ देखिए, एचपी टरबाइन का कूलिंग पाथ 2 है। देखिए अब जैसे वैक्यूम है तो जो भी आपका माल ड्रेन है सब क्या कंडेंसर से कनेक्टेड है। तो यहां से ये तो आपका ग्लैंड एरिया है, ग्लैंड एरिया के यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहां से क्या करेगा, ये हवा को खींचेगा, कोल्ड एयर को खींचते हुए ये माल 22 के थ्रू आपको कंडेंसर में डाल देगा। क्योंकि ये लाइन जो है आपका वैक्यूम से कनेक्टेड है, तो यहां से ऐसे करके प्रेशर बन के हवा कंडेंसर में चला जाएगा। सेकेंड पाथ क्या होता है कि आपका जो यहां से जो टरबाइन का जो ग्लैंड है, जो यहां से, तो यहां से जो क्या करेगा, यहां से भी हवा को खींचेगा ये आपका, और यहां से भी हवा को खींचेगा ये, क्योंकि ये वाला वाल्व तो बंद है और ये एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, और ये आपका एनआरबी भी यहाँ पे एनआरबी लगा हुआ, ये भी आपका बंद है। तो यहां से जो एटमॉस्फेरिक एयर यहां से खींचेगा, ऐसे करके खींचते हुए यहां पे आएगा और ये यहां से निकल जाएगा। समझ रहे हैं? फर्स्ट पाथ मान लीजिए आपका यहां से हवा खींचते हुए यहां से निकल जाएगा। सेकेंड क्या होगा, जो भी ग्लैंड से, इधर से भी ग्लैंड से खींचेगा, इधर से भी ग्लैंड से खींचेगा, ये ग्लैंड से खींचते हुए कुछ यहां से निकल जाएगा और कुछ आपका यहां से निकल जाएगा। क्योंकि ये दोनों लाइन जो है ये क्या वैक्यूम से कनेक्टेड है, और ये आपका एचपी कंट्रोल वाल्व क्या ओपन रखते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं ओपन रखते हैं, स्लाइटली ओपन रखते हैं, ताकि यहां से जो दोनों एंड से जो हवा को सक करेगा, वो हवा, कुछ हवा तो इससे भी निकल सकता है क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, और कुछ हवा को यहां से भी निकाल सकता है। ये पाथ होते हुए यहां से निकाल देगा, कूलिंग पाथ। तो दो कूलिंग पाथ बना, एक सीआरएच एनआरबी का जो एटमॉस्फेरिक ड्रेन से होते हुए एचपी टरबाइन का आउटर केसिंग का जो माल ड्रेन है 22 यहां से निकल जाएगा। सेकेंड कूलिंग पाथ है आपका जो ग्लैंड से जो हवा को सक करेगा, वो हवा को सक करके माल 11 एंड माल 22 जो है होते हुए मतलब एचपी कंट्रोल वाल्व 1 एंड 2 होते हुए आपका माल 11 और माल 12 में जाएगा, वहां से आपका कंडेंसर में चला जाएगा। तो दो पाथ बना। सिमिलरली उसी प्रकार आपका आईपी टरबाइन में क्या कर रहा है, आईपी टरबाइन का स्टॉप वाल्व बंद है, कंट्रोल वाल्व बंद है, तो यहां से जो भी हवा शक करेगा वो यहां से शक करते हुए, ये लाइन क्या है एटमॉस्फेयर, ये आपका कंडेंसर से कनेक्टेड है, और ये लाइन भी आपका कंडेंसर से कनेक्टेड है। तो जो भी हवा यहां से शक करेगा, वो हवा, कुछ हवा यहां से कंडेंसर में चला जाएगा सॉरी, और ये कुछ हवा जो है यहां से ये लाइन से कंडेंसर में चला जाएगा। तो ये पूरा बंद है। और एलपी का भी उसी प्रकार से, एलपी तो डायरेक्ट कंडेंसर से कनेक्टेड है ही, तो डायरेक्ट कंडेंसर में चला जाएगा। इस प्रकार से आपका फोर्स्ड कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, आप कूलिंग पाथ समझ गए। देखिए मैं आपको पहले बोला था कि माल 65 को क्लोज क्यों करेंगे। माल 65 को इसलिए क्लोज करेंगे, अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये भी लाइन आपका एटमॉस्फेयर कंडेंसर से कनेक्टेड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो भी हवा यहां से सक करेगा वो शॉर्ट सर्किट होकर यहीं से निकल जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, जो हवा सक करेगा यहां से निकल जाएगा। तो इसलिए माल 65 को हमको क्लोज करना है। तो कूलिंग पाथ आप समझ गए कि कैसे कैसे इसका कूलिंग पाथ है। फर्स्ट कूलिंग पाथ इधर से निकलेगा, सीआरएच एनआरबी से होते हुए आपका माल 22 निकलेगा, और ग्लैंड से होते हुए एचपी कंट्रोल वाल्व 1 एंड 2 होते हुए माल 11 एंड माल 12 से निकल सकता है, और दूसरा आपको एक पाथ इधर से निकलेगा। तो वैक्यूम, मान लीजिए आपको टेम्परेचर जो है डिक्रीजिंग टेम्परेचर वो 5 से 6 डिग्री पर आवर मिलना चाहिए। मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वैक्यूम को थोड़ा सा और डाउन कीजिए, 0.5 तक लाइए। 0.5 तक लाने के लिए क्या करना है कि क्योंकि आपको ये लाइन क्या वैक्यूम से कनेक्टेड है,
और ये जो है एचपी कंट्रोल वाल्व को अगर आप थोड़ा ओपन कीजिएगा तो वैक्यूम इंप्रूव हो जाएगा, अगर इसको बंद कीजिएगा तो वैक्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल वाल्व को थोड़ा और मॉड्यूलेट करके ओपन कीजिए। ओपन जैसे ही कीजिएगा, इसको ओपन कैसे करते हैं, एटीटी मोटर लगा हुआ, एटीटी मोटर से लगा के हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसका एटीटी मोटर लगा के इसको हम लोग सबको क्लोज कर देते हैं कंट्रोल वाल्व को। इसका आईपी कंट्रोल वाल्व को क्लोज करते हैं और एचपी कंट्रोल वाल्व को हम मॉड्यूलेट करते हैं ताकि यहां से आपको वैक्यूम प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कूलिंग पाथ है और ये हम तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि एचपी साफ टेम्परेचर 120 डिग्री सी ना आ जाए। जैसे ही 120 डिग्री सी आया हम लोग इसको बारिंग से आउट करते हैं और टरबाइन को मेंटेनेंस के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये आपका कंट्रोल कूलिंग प्रोसेस था कि हम लोग कैसे कंट्रोल कूलिंग प्रोसेस करते हैं और कब करते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन है, क्यों करते हैं और इसका कूलिंग पाथ क्या होता है। तो इसको ध्यान से देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।